तो इस वीडियो में हम यहाँ पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 के जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के। तो यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे ये आपके वीडियो का एक थंबनेल दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के जरिए हमने यहाँ पे हिस्ट्री और सिविक्स के 10 इयर्स के जो बोर्ड के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करे थे, वो भी सेमेस्टर 2 के। तो इस वीडियो में जो हमने करे थे वो 2020, 19 और 18 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। वीडियो लंबी हो गई थी। अभी यहाँ पे जो वीडियो हम कर रहे हैं वो इसके आगे के नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं ईयर्स 2017 से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो होती है 10 इयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें आप देखेंगे कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत जल्दी होते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस भी है इस बार कोर्स में आपके, और वीडियो में केवल सेमेस्टर 2 के ही क्वेश्चंस है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो बस ये है कि अगर जिन जिन अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देख रखी है और वो उसको देखना चाहता है, तो मैंने इसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है 2, जो कि स्टार्ट हो रहा है ईयर 2017 से। चलिए को स्टार्ट करते हैं 2017 के जो हिस्ट्री सिविक्स के हैं क्वेश्चंस क्लास 10 ICSC बोर्ड्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन द प्रेसिडेंट यूज डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कहाँ पर अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर को यूज कर सकता है पीएम को अपॉइंट करने में, किस कंडीशन में वो पीएम को अपॉइंट कर सकता है। तो आंसर है इसका व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी, जब कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टिकल नहीं होती है, हैज रिसीव टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजर वोट से मेजर रूप से वो मेजोरिटी में नहीं होती है। व्हेन देयर इज अ हंग पार्लियामेंट और अ कोलिएशन गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो एक मिलीजुली सरकार होती है। तो उस केस में भी पीएम यहाँ पे सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। द कैबिनेट इज अ collectively responsible to the parliament and has to resign if it loses the confidence of the Lok Sabha। जो कैबिनेट है वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की, और उसको रिज़ाइन भी करना पड़ता है अगर उनका जो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो उनकी वोटिंग पावर है वो लोकसभा में अगर उसको कम पड़ जाती है तो। थर्ड है, स्टेट वन अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट अपार्ट फ्रॉम इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जज जो बनना होता है उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती है, उसकी रिक्वायर को आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर दिया गया है कि जो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक इंडियन सिटीजनशिप हो। तो ये इसको नहीं लिखना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी अदर क्वालिफिकेशन लिखनी है। तो आंसर है इसका ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो ये भी आपकी अदर क्वालिफिकेशन में आएगा। और इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, या वो 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। तो इनमें से कोई भी आप, एनी वन का मतलब यहाँ पे मैंने आपको दोनों लिख दिए। कुल मिला के 3 आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। पहली इंडियन का सिटीजन हो, ये क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए इसको नहीं लिख सकते थे। इसके अलावा दूसरी होती है ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस, तब वो 10 ईयर तक रहा। और तीसरा एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपके लिए मैंने दोनों लिख दिए, आप इनमें से कोई भी एक इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन रीजन टू स्टेट दैट द लोक अदालत हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। कोई एक रीज़न बताइए इसमें कि ये पता चलता हो कि लोक अदालत का भी अपना खुद का क्या एडवांटेज होते हैं। तो देखिए, लोक अदालत का सबसे पहला एडवांटेज है स्पीडी जस्टिस। स्पीडी जस्टिस का मतलब है कि यहाँ पे न्याय बहुत जल्दी होते हैं। लोक अदालत का मतलब आप समझिए कि कौन सी अदालत की बात हो रही है, जैसे पंचायत होती है, लोगों का ग्रुप होता है, उनके एक अपना नेता हो जाता है। इट मीन्स कोई कोर्ट में जाना नहीं पड़ता, हम मतलब एक ग्रुप बना के एक पंचायत के एक सरपंच के रूप में भी हम उसको फैसला सुना सकते हैं। तो ये जो जस्टिस होता है वो सडनली होता है, जबकि कोर्ट में आप जानते हैं कि कितने लंबे टाइम जाके केसेस चलते रहते हैं, उसके बाद ही डिसीजन हो पाता है। तो ये लोक अदालत का सबसे
मेन एडवांटेज है कि जो स्पीडी है जस्टिस है, मतलब वो सडनली आपका मतलब केस सॉल्व हो जाता है। दूसरा, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द अदर कोर्ट। अगर कोई केस लोक अदालत में ही सॉल्व हो जा रहा है तो उसमें कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जिससे कि अदर कोर्ट पे कोई वर्कलोड नहीं पड़ता। तो ये भी आपका लोक अदालत का एडवांटेज है। तीसरा, इज एफोर्डेबल, मतलब कि ये बहुत सस्ता होता है। इट मीन इन एक्सपेंसिव, चीप और इकोनॉमिकल। तो ये इसमें देखिए, आप जब कोर्ट में केस ले जाएंगे कोई भी अपना लड़ने के लिए, तो वहाँ पे वकीलों का खर्चा, कोर्ट का खर्चा बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस टाइप का खर्चा नहीं होता है, तो ये सबसे सस्ता आपको मतलब पड़ता है इसमें। तो ये लोक अदालत का ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा, सेटल डिस्प्यूट थ्रो कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग। इससे जो भी डिस्प्यूट मतलब पार्टीज के बीच में हो रहा होता है उसको आपस में बैठ के भी इसमें सलाह मशवरा जो भी आप इसमें चाहे अंडरस्टैंडिंग करके भी उसको सुलझा सकते हैं। तो ये इसके चार एडवांटेज है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वन रीजन, मैंने आपको चार रीजन इसलिए बताए हैं बिकॉज कोर्स में कभी भी ये पिछले बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और इस बार सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग कोर्स का में, तो मे भी आपसे वो 3-4 एडवांटेज करके पूछ ले। फिलहाल अगर ये एक पूछा जाएगा तो मैंने लिख दिया है, इनमें से कोई भी आप एक रीज़न लोक अदालत का लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, गिव द रीजन एज टू वाई जापान इन्वेडेड द चाइना। इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना। जापान ने चाइना पे आक्रमण क्यों करा, इस बात के लिए आपको रीज़न बताना है क्यों ऐसा जापान ने करा। तो रीज़न जानते हैं। तो रीज़न ये है कि पहला, जापान पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जापान अपनी पॉलिसी यानी कि जापान अपने आप का एक्सपेंशन करना चाहता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है समाज को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो जापान जो होता है वो अपने दायरे या अपनी एरिया को वो बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने चाइना पे इन्वेडेड किया, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जापान वाज डिटरमाइंड टू डोमिनेट द फर ईस्ट। वो क्या चाहता था, डिटरमाइन करना चाहता था, मतलब कि आगे अपने एरिया को बढ़ा सके ईस्ट की तरफ। तीसरा, जापान एम्बिशन फॉर मोर कंसिक्वेंट एंड फॉर मोर वेल्थ इंक्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब उसकी महत्वाकांक्षा रुकी नहीं थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी अपनी वेल्थ को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता था, इसलिए उसकी इस महत्वाकांक्षा के कारण उसने जापान ने चाइना पे क्या करा, इन्वेडेड मीन्स आक्रमण करा। तो देखिए, आपसे यहाँ पे गिव रीजन पूछ रहा था, तो आप इसमें से जरूर नहीं कि तीन लिखे, आप इसमें से दो भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा नंबर का है तो आप तीनों भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये तीन रीज़न मैंने आपको बताए के कारण जापान ने चाइना पे क्या करा, इन्वेडेड किया। दिस क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ यूनेस्को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यूनेस्को के लिए आपको फंक्शन लिखने हैं, किसके, जो किससे रिलेटेड हो, एजुकेशन से। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन है आपका रिमूवल ऑफ इलिटरेसी बाय इनकरेजमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो इन्होंने जो है मतलब यूनेस्को का पहला जो था कि अडल्ट एजुकेशन को इन्होंने इनकरेज करा और इलिटरेसी को रिमूव करा। दूसरा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। मतलब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए भी इनका एजुकेशन में एक बढ़ावा चलता है, कि मतलब कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में वर्क करते हैं, जो कि यूनेस्को का वर्क हुआ है। तीसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और ये उन लोगों के लिए भी फाइनेंस करता है जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन आप समझते ही है, जो कि अपने आप में पूरी तरह से कोई मतलब कमी हो किसी भी प्रकार से, जो एबल नहीं है एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे फाइनेंशियल इट मीन्स मनी से भी वो हेल्प करते एजुकेशन में। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक्स फेयर एंड फेस्टिवल एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। और यूनेस्को का अदर वर्क है कि वो मतलब फेयर फेस्टिवल भी लगवाता है बुक्स का जो होते हैं, जिससे नॉलेज बढ़ती है, और वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे ये वर्क करते हैं।
तो देखिए आपसे यहाँ पे पूछे गए थे दो फंक्शंस, टू फंक्शंस पूछे गए थे यूनेस्को के। मैंने जान के यहाँ पे चार फंक्शन लिख दिए। आपसे हो सकता है कि तीन फंक्शन पूछ ले, चार भी पूछ सकता है। फिलहाल अगर इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें से आप कोई भी दो क्वेश्चंस, दो रीजन लिख सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव विच कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिलिंग मिनिस्टर इज पावरफुल बॉडी इन अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए हमें क्वेश्चन यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है। स्टेट द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट एनी टू हिज पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पे फर्स्टली पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर enjoy a unique position in the इंडियन पॉलिटिकल सेटअप। आप जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। तो वो क्या है, उनकी एक अपनी यूनिक पोजीशन है। यूनिक का मतलब होता है उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिकल सेटअप में प्राइम मिनिस्टर की एक यूनिक पोजीशन होती है। और ऑल द पावर लिस्टेड अंडर द प्रेसिडेंट, और जितनी भी पावर प्रेसिडेंट के अंडर में आती है इंडिया के, वो एक्चुअली में सारी किसके द्वारा कंप्लीट करी जाती है, बाय पीएम के द्वारा, मतलब एक्सरसाइज बाय द पीएम के परमिशन, मतलब कि जितने भी मतलब पावर लिस्टेड है प्रेसिडेंट, उसमें पीएम का भी यहाँ पे योगदान रहता है। तो ये पीएम की पोजीशन है। अब आपसे पूछा गया था स्टेट एनी टू हिज पावर, तो पावर देखते हैं। द फॉलोइंग आर हिज पावर एंड फंक्शन। पहला है, जो पीएम है, जो प्रधान प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द रियल लीडर ऑफ द नेशन। वो ही मतलब नेशन का रियल लीडर, यानी कि सबसे बड़ा लीडर पीएम ही होता है। सेकेंडली, ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिलिंग मिनिस्टर, वो काउंसिलिंग मिनिस्टर का भी लीडर है। थर्ड, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा जैसे कह सकते हैं, तो उसका भी लीडर है। और फोर्थ है, ही इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, और वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी का भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे दो पूछे गए थे पावर पीएम के, जो कि रिलेटेड किससे हो, प्रेसिडेंट से। तो यहाँ पे भी मैं, आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार मेंशन कर दिए हैं। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसको यहाँ से लर्न करके ये अपना मतलब क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ये इसका ए पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा गया, मेंशन द थ्री कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर इन ऑर्डर देयर रैंक एंड स्टेट। तो बी पार्ट को देखते हैं इसमें, कि आपको तीन कैटेगरी लिखनी है मिनिस्टर की, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग ऑर्डर में। इट मीन जो सबसे बड़ा ऑर्डर का रैंक है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए, द कैटेगरीज इन ऑर्डर देयर रैंक एंड स्टेटस आर। पहली है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो है सबसे बड़ी रैंक होती है मिनिस्टर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सीनियर मेंबर ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड दे होल्ड इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो, और उनके पास इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो होती है। पोर्टफोलियो का मतलब जो मुख्य विभाग होते हैं हमारे इंडिया में, जो मेन मेन मतलब पार्ट होते हैं विभाग के ऑफिसेस, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ही रहते हैं। सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दे मे और मे नॉट बी होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो। तो इनको भी इन पोर्टफोलियो के लिए चार्ज या तो डायरेक्टली हो जाता है या फिर इनको इंडिपेंडेंटली दिया जा सकता है। तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर। दे नॉर्मली असिस्ट द फर्स्ट टू कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। जो यहाँ पे दो फर्स्ट कैटेगरी का मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये उनके लिए एक असिस्ट का काम करता है। मतलब उनके जो भी निर्देश वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये वर्क यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर के मेंबर्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन कैटेगरी हो गई आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। पहली है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर। एट्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द फॉलोइंग। तो तीन क्वेश्चन पूछे गए। इट्स एप्लेट्स जुडिशन, द हाई कोर्ट एंड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और तीसरा है जुडिकल रिव्यू।
एक एक क्वेश्चन इसको करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। एप्लीड जुरिडिक्शंस क्या है? द हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू एक्सेप्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर पावर होती है कि वो अपील को एक्सेप्ट कर सकता है जिसके डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए हो। दो कंडीशन में, या वो सिविल हो एज वेल एज क्या हो, क्रिमिनल मैटर। और सिविल्स में कौन कौन आते हैं? इन सिविल में यहाँ पे आ गया आपका मैटर कंसर्निंग लैंड रेवेन्यू। दूसरा, इन केस वेयर ब्लैंड इंजेक्शन बीन कमिटेड बाय द ट्रिब्यूनल। और सेकंड, क्रिमिनल में कौन से केसेस आते हैं आपके? अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशन जज और एन एडिशनल जज वेयर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्सीड 7 years। दूसरा आता है इसमें, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज द चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वेयर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्सीड 1 year। ये यहाँ पे दो केसेस के अंदर में अपील्स हो सकती है हाई कोर्ट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? एप्लेट जुडिक्शंस कहते हैं। तो बी पार्ट है, हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है? इन जजमेंट एंड ऑर्डर आर प्रिजर्व एज अ रिकॉर्ड टू बी रेफर्ड टू बाई इट्स कोर्ट इन फ्यूचर केसेस। तो देखिए, जो भी हाई कोर्ट में यहाँ पे मतलब जजमेंट होते हैं तो उसके रिकॉर्ड में इसलिए रख देते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो और इसी में सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जितने भी केसेस होते हैं तो सबको वो रिकॉर्ड के तौर पर उनको रखते हैं, ताकि उसके बिहाफ पे अदर केसों की सुनवाई भी आसानी से हो सके। सेकंड है इसका, द हाई कोर्ट कैन पनिश एनीवन हु कमिट टू कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। जो उसके हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे मतलब पालन नहीं करता है तो उसके लिए वो पनिश भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं। सी पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। इफ एनी लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और एनी ordinance passed by the state legislature or any other authority interfering the fundamental right। तो ये जितने भी है सारे वो किस में आएंगे? आपके जुडिकल रिव्यू में। नाइन्थ क्वेश्चन है, द आवर्स ऑफ द टू वर्ड्स बार led to the formation of United Nation organization while the formation of non-alignment movement followed later। In this context, answer the following। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन एनी 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसको बोलते हैं यूएनओ। तो पहले इसी क्वेश्चंस के आंसर पे आते हैं हम। तो आपको 3 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं यूएनओ के। तो पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द रिलेशन, सॉरी अमंग नेशन, अदर राष्ट्र के बीच में जो है फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना। टू क्रिएट फेथ इन ह्यूमन राइट। तो ये तीन जो थे यहाँ पे इसके एम्स हैं यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला क्या है आपका? पीस और सिक्योरिटी रखना। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन रखना। और तीसरा, इसमें फेथ बनाए रखना ह्यूमन राइट्स में। जब बी पार्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिलिंग के 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? फंक्शन एंड पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिलिंग के, पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दूसरा है इसका, टू रिकमेंडेड मेथड ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट और द टर्म ऑफ सेटलमेंट। तीसरा है इसमें, टू फॉर्मुलेट प्लान फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम और टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। तो ये तीन इसके यहाँ पे क्या हो गए? फंक्शन हो गए सिक्योरिटी काउंसलिंग के। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी पेपर सॉल्व किया वो 2017 का था। तो थोड़ा सा मैं अभी तैयार नहीं कर पाया था, तो अभी आपको कल मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर्स पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मैंने आपको
यहाँ पे अब तक 2020 से कंटिन्यूसली 2017 तक के सारे 2017 तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। और आप देखेंगे इन इन 4 ईयर्स में ही आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा पेपर उसी में से ही आ जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 में कोर्स इतना ज़्यादा है नहीं, बार बार रिपीट होके वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 15 तक के वीडियो ही प्रोवाइड करा पाया तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर 10 ईयर्स की बुक है तो आप अपनी बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना आप बुक से प्रिपेयर करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। तो आपको मैं ये नेक्स्ट ईयर्स के वीडियो को भी प्रोवाइड करा दूँगा। आप इस वीडियो को लिए मतलब जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करिए, या फिर आप अपने ग्रुप्स में भी उन लोगों को भेजिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।